बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे रियल एंड अपीरेंट वेट, हकीकी और ज़ाहिरी वेट। तो सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है रियल वेट की, द फोर्स वो फोर्स बाय विच जिससे, द फोर्स वो फोर्स बाय विच जिससे अर्थ ज़मीन अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब कशिश करती है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने मरकज़ की तरफ। वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ, अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, तो उसे आप क्या कहते हैं? रियल वेट कहते हैं। द फोर्स वो फोर्स बाय विच जिससे अर्थ ज़मीन अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कशिश करती है, टूवर्ड इट्स सेंटर, अपने मरकज़ की जानिब, अपने सेंटर की जानिब, इज कॉल्ड रियल वेट। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और हम इसे मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए, और इसका फार्मूला होता है बच्चों W इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू mg। उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपेरेंट वेट की। तो सबसे पहले इसकी दूसरी डेफिनेशन पर हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सी डेफिनेशन है और आपके लिए समझना आसान होगा। द वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का वेट, व्हेन इट इज मूविंग, जब वो मूव कर रही होती है, विद चेंजिंग वेलोसिटी, तब्दील होती हुई वेलोसिटी के साथ। वो वेट, किसी भी बॉडी का वो वेट जब वो चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। आप उसे क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टी, और इसे डिनोट किया जाता है टी से। वो वेट जब कोई बॉडी चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो ऐसा वेट क्या कहलाता है बच्चों? अपेरेंट वेट कहलाता है। उसके बाद बच्चों इसकी जो पहली जो इसकी डेफिनेशन है उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आपकी मर्जी, चाहे आप फर्स्ट डेफिनेशन करें या सेकंड डेफिनेशन करें। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ वो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस जो हमें स्प्रिंग बैलेंस देता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग अप, या तो ऊपर जा रहा होता है, आर डाउन, या वो नीचे आ रहा होता है, इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। आप उसे क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट कहते हैं। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, वो रीडिंग जो हमें स्प्रिंग बैलेंस देता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अप, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा होता है, आर डाउन, या वो नीचे आ रहा होता है, इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। हम उसे क्या कहते हैं? अपेरेंट वेट कहते हैं। तो इसको एक मैं सिंपल सी एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है और हमने उसके साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है जिसका वेट 50 न्यूटन है। अगर हम बाई चांस उस वेट पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, अपने हाथ से एक फोर्स लगाते हैं, और हमें जो रीडिंग देता है स्प्रिंग बैलेंस, वो हमें रीडिंग देता है 100 न्यूटन। अगर देखा जाए, हमने जो ओरिजिनल उसका वेट पहले मालूम किया था, मेजर किया था, वो तो 50 न्यूटन था। लेकिन हमने क्या किया है, जब उस वेट पर थोड़ी सी एक फोर्स लगाई है अपने हाथ से, तो हम देखते हैं कि हमें स्प्रिंग बैलेंस 100 न्यूटन रीडिंग दे रहा है। हालांकि ओरिजिनल वेट 50 न्यूटन है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस हमें 100 न्यूटन दे रहा है। 100 न्यूटन आपको जो स्प्रिंग बैलेंस वेट दिखाता है, आपको ये जो रीडिंग देता है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। हालांकि ओरिजिनल जो वेट था बॉडी का, वो क्या था? 50 न्यूटन था। उम्मीद करता हूं आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि अपेरेंट वेट क्या होता है। जी बच्चों, उसके बाद हम केस 1 को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम पर गौर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक एलिवेटर है।
आपके पास ये एक लिफ्ट है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये है हमारे पास एक एलिवेटर, एक लिफ्ट है हमारे पास। इस लिफ्ट के अंदर एक रस्सी के ज़रिए, एक स्ट्रिंग के ज़रिए एक स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक लिफ्ट है जिसके ज़रिए हम, अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लाज़ों के अंदर, कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो बाय मींस जिस ज़रिए से आप फिफ्थ फ्लोर पर जाते हैं तो उसे आप कहते हैं लिफ्ट। या तो आप सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं या फिर आप लिफ्ट के ज़रिए जाते हैं। ये हमारे पास एक लिफ्ट है जिसे हम एलिवेटर भी कहते हैं। इसके अंदर एक हमने स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया हुआ है और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक वेट को, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, इसके साथ अटैच किया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वेट हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है और टेंशन अपवर्ड। बच्चों एलिवेटर के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने क्या हमने अटैच किया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वेट है। और हमेशा याद रखिएगा वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। तो केस 1 के अंदर क्या कहा गया है कि व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जब लिफ्ट रेस्ट पर होती है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या कहा गया है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, टेल्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, सो नेट फोर्स बिकम जीरो। तो नेट फोर्स क्या आएगी आपके पास, वो जीरो आएगी, बिकॉज ए इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशन दी गई है, लिफ्ट जब रेस्ट के अंदर है, मीन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर नहीं कर रही। डिस्प्लेसमेंट कवर ना करने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में चेंज ना आने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे F इज इक्वल टू एम ए के अंदर, ए की जगह हम जीरो रखेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आएगी जीरो। मेरे बच्चों याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है तब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आती है। उसके बाद इक्वेशन की जाने मूव करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। अब वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड, जब भी आपके पास दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनको आपस में माइनस कर देते हैं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। आप यहां पर वेट माइनस टेंशन भी लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। नेट फोर्स जीरो, टी माइनस डब्ल्यू। अब वेट को हम उस जानब ले जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टेंशन इज इक्वल टू वेट। टेंशन इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। केस 1 के अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो इक्वल होता है रियल वेट के, जब लिफ्ट क्या होती है, रेस्ट के अंदर होती है या वो मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उसके बाद केस 2 हम स्टडी करते हैं। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब यहां पर क्या कर रही है, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है। जी बच्चों, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है विद एन एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए के साथ, सो अपवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन टी इज ग्रेटर देन वेट। तो हम देखते हैं कि उसकी जो टेंशन है, मीन जो अपेरेंट वेट है, वो बढ़ जाता है रियल वेट से। ये हमें कैसा पता चलता है, तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो हम इजीली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। जी बच्चों, ये हमारे पास वही डायग्राम, ये हमारे पास एक एलिवेटर है, हमारे पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग किया हुआ है, और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड। टेंशन से मुराद अपेरेंट वेट, और जो कि हमें इसकी वैल्यू हमें
कौन देगा? इसकी वैल्यू हमें स्प्रिंग बैलेंस देगा कि अपेरेंट वेट के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। अब चूंकि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, इसलिए जो आपके पास एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? अपवर्ड होगी। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज F इज इक्वल टू T माइनस W। नेट फोर्स इज इक्वल टू अपेरेंट वेट माइनस रियल वेट। F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू T माइनस W। लेकिन यहां पर एक बात आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी कि हमने यहां पर वेट माइनस टेंशन क्यों नहीं लिखा, हमने लिखा है टेंशन माइनस वेट। तो उसके लिए एक की कंसेप्ट याद रखिएगा, हम वही डायरेक्शन लेंगे जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। मींस कि हम वही फोर्स सबसे पहले लिखेंगे जिसको एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा होगा। अब देखा जाए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और टेंशन की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसलिए हम क्या कर देंगे, टेंशन में से वेट को जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहां पर m इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। टेंशन हमने सबसे पहले यूज क्यों किया है? क्योंकि हम इसका फैसला करता है एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और टेंशन की भी क्या है? अपवर्ड। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम वही फोर्स पहले लेंगे जो जिसकी डायरेक्शन को ए सपोर्ट करेगा। तो m इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। वेट को हम इस साइड पे लेके आएंगे क्योंकि हमें मालूम करना है T विच इज अपेरेंट वेट। m इज प्लस W, यहां पर वेट माइनस के साथ था, जब इस साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू T। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे m में वैसे के वैसे और वेट की जगह बच्चों mg, दैट इज इक्वल टू T। तो हम कह सकते हैं T इज इक्वल टू ma प्लस mg। जी प्यारे बच्चों, क्या बताया जा रहा है कि अपेरेंट वेट क्या हो चुका है, फैक्टर ma रियल वेट से इंक्रीज हो चुका है। हमारे पास जो अपेरेंट वेट आया है वो रियल वेट mg से ma के फैक्टर क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। अब हमें जो रीडिंग दी जा रही है वो रियल वेट से भी हमें ज़्यादा वेट की हमें वैल्यू हासिल हो रही है। T इज इक्वल टू ma प्लस mg मीन्स के अपेरेंट वेट ma फैक्टर ma क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। T इज इक्वल टू ma प्लस mg। और हम इसे सिंपल यूँ कह सकते हैं कि रियल वेट इज ग्रेटर देन अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। कि अपेरेंट वेट क्या है, वो रियल वेट से बढ़ गया है। और इसको आप सिंपली यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं कि जब आप लिफ्ट के अंदर अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं तो शुरू में आप जैसे ही लिफ्ट ऊपर मूव करना शुरू करती है तो आप अपना जो वेट है उसको ज़्यादा फील करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप लिफ्ट के अंदर राइड शुरू करते हैं और आप अपवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, शुरू के अंदर आपको जो जर्क महसूस होता है, जो झटका लगता है, उसके ज़रिए आप ये फील करते हैं कि आपका जो वेट है वो पहले से क्या हो चुका है, वो पहले से बढ़ चुका है। उसके बाद केस 3 है बच्चों, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। कि जब लिफ्ट क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी विद एक्सेलरेशन a के साथ। वही डायग्राम प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक एलिवेटर है, हमारे पास एक लिफ्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस को हैंग किया हुआ है और इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने अटैच किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड। अब चूंकि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है इसलिए एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है विद एक्सेलरेशन ए के साथ, सो वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन टी। तो क्या होता है, वेट बढ़ जाता है टेंशन टी से। मीन कि अब जो अपेरेंट वेट है वो हमें कम दिखाई देता है रियल वेट से भी। तो हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, F इज इक्वल टू W माइनस टी।
नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस टी। यहाँ पर हमने W पहले यूज़ किया और T बाद में यूज़ किया, और मैंने इसके लिए आपको एक साइन कन्वेंशन बताई है पहले कि बच्चों हम वही फोर्स सबसे पहले हम रखेंगे और दूसरी फोर्स को हम उसमें से माइनस करेंगे जिसकी डायरेक्शन को एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रही होगी। अब वेट भी चूंकि डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम वेट में से टेंशन टी को माइनस कर देंगे। चूंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है टेंशन की, तो हम क्या करेंगे, टेंशन को इस साइड पर मूव करके कर आएंगे और फोर्स को हम इस साइड पर ले आएंगे। तो जब टेंशन इस साइड पर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और जब ये फोर्स उस साइड पर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। हमारे पास रिलेशन आएगा T इज इक्वल टू W माइनस एफ, और हम जानते हैं W किसकी इक्वल होता है, mg माइनस, और फोर्स होती है ma के बराबर बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस रिलेशन से हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से फैक्टर ma क्या हो चुका है, कम हो चुका है। और हम इसे सिंपली यूं कह सकते हैं कि रियल वेट इज ग्रेटर देन अपेरेंट वेट। रियल वेट इज ग्रेटर देन अपेरेंट वेट, या सिंपली आप यूं कह सकते हैं कि अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। और इसको भी आप अगर सिंपली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपने देखा होगा जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होती है तो आप अपने आप को हल्का फील करते हैं, मींस कि आपके जो अपेरेंट वेट के अंदर है वो कमी आ जाती है। और कितनी कमी आ जाती है, फैक्टर ma। और लास्ट केस है आपके पास, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब लिफ्ट क्या कर रही होती है, फ्री फॉल कर रही होती है अंडर ग्रेविटी। अब आपको एक बात क्लियर करता जाऊं कि हमारी लिफ्ट भी है, ये जो मूव कर रही है, जाहिर सी बात है ये भी किसी मीडियम के ज़रिए, किसी मीन के ज़रिए क्या कर रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रही है। अब इस स्प्रिंग को, अब इस जो आपके पास लिफ्ट है इसको अटैच किया गया होता है किसी एक बहुत बड़ी वायर के साथ या एक स्ट्रिंग के साथ, जिसके ज़रिए वो अपवर्ड मूव करती है और डाउनवर्ड मूव करती है। बाई चांस अगर वो जो स्ट्रिंग है जिसके ज़रिए वो लिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रही है वो टूट जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो लिफ्ट है वो फ्रीली क्या करती है, डाउनवर्ड मूव करती है, आज़ादाना मूव करती है। अब इसको मैं सिंपली यूं कहूँगा कि जिस स्ट्रिंग के साथ, जिस वायर के साथ ये लिफ्ट जो है वो अटैच थी, जिसके साथ वो बंधी हुई थी, अगर बाई चांस वो किसी तरह से टूट जाती है, उसके बाद क्या होता है, लिफ्ट फ्रीली डाउनवर्ड मूव करती है, नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। ये है फ्रीली फॉलिंग कंडीशन, या फॉलिंग फ्रीली की कंडीशन। जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होता है g के। तो हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, t दैट इज इक्वल टू mg माइनस ma, जो कि हमने केस 3 के अंदर, ये लास्ट के अंदर हमने ये रिलेशन हमने निकाला था। तो अब बच्चों t इज इक्वल टू mg माइनस ma, अब एक जगह हम पुट कर देंगे g, तो हमारे पास रिलेशन आएगा t इज इक्वल टू mg माइनस mg माइनस mg दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें जो अपेरेंट वेट है हमें दिखाई दे रहा है कि वो 0 के बराबर है। यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है हमें ये रीडिंग दे रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट है वो 0 के बराबर है। हालांकि हमारे ऑब्जेक्ट का तो कुछ ना कुछ वेट है, लेकिन हमें जो स्प्रिंग बैलेंस बता रहा है, स्प्रिंग बैलेंस हमें ये बता रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट का जो वेट है अब वो क्या हो चुका है, अपेरेंट वेट जो है वो 0 हो चुका है। और इसको आपने अक्सर ऑब्जर्व भी किया होगा टीवी के अंदर कि एस्ट्रोनॉट जो स्पेसशिप के अंदर आपने देखा अक्सर वो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो तैर रहे होते हैं, और ऐसे फील होता है जैसे उनका वेट ना होने के बराबर है। या आपने सिंपली राइड ली होगी, आपने एक झूला यूज़ किया होगा जिसकी शेप बोट शेप होता है, और अक्सर ये जब आप उस पर राइड लेते हैं, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो आप अपने आप को क्या महसूस करते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल हल्कान महसूस करते हैं। आप अपने वेट को क्या फील करते हैं कि आपका जैसे वेट हो ही ना, और आपको ऐसे फील होता है जैसे आपकी जान निकल रही हो।
तो ऐसी कंडीशन को जब बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, उसका जो वेट है, जो अपेरेंट वेट है, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और इस सिचुएशन को और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। तो ये था आज हमारा टॉपिक, रियल एंड अपेरेंट वेट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।